दोस्तों नमस्कार। आज जो हम लोग का अध्याय है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है और ये रसायन शास्त्र खंड से है। तो इस अध्याय को हम लोग देखते हैं। इसे इस प्रकार से अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने बांटा है। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय पढ़ेंगे, पदार्थ के विषय में पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ के विषय में भी पढ़ेंगे, मिश्रण क्या है, मिश्रण के घटकों के पृथक करने की जो तकनीक है उसे हम लोग देखेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है और दोनों में क्या अंतर होता है उसे भी हम लोग देखेंगे, मिश्रण और यौगिकों में क्या अंतर है उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग इससे देखते हैं। तो परिचय में है कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की अवधारणा हम देखते हैं। तो पदार्थ से ही हम प्रारंभ करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखें क्या होता है। हम लोगों ने पिछले अध्याय में ही देखा था कि पदार्थ वे सभी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरे, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अब इस पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए हम लोगों ने इसे दो आधारों में बांटा था। एक तो भौतिक वर्गीकरण, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो जो भौतिक वर्गीकरण है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सभी अवस्थाएं थी भौतिक आधार पर। हम लोग अब रासायनिक वर्गीकरण करते हैं और यह जो अध्याय है यह रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर ही हम लोग इसे बांटकर पढ़ेंगे। तो पदार्थ को किस प्रकार से बांटा गया है इसके रासायनिक गुणों के आधार पर, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद पहले देखें तत्व किसे कहते हैं। तो दुनिया के सभी पदार्थ तत्वों से बने होते हैं। ठीक है। तत्व क्या होता है, परमाणुओं से बने होते हैं। अर्थात आप जानते होंगे कि तत्व जो होता है वह शुद्धतम पदार्थ होता है। ठीक है। उसमें अन्य किसी भी प्रकार के मिलावट नहीं होती है। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। और तत्वों को, अगर परमाणुओं को हम लोग बांटें तो जितने भी तत्व हैं उनके सभी परमाणु, उनके भी विभाजित कण हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि रासायनिक परिभाषा देखें तो एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बने होते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा शुद्ध माने जाते हैं, इसे तत्व कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि तत्व क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहा जाता है। प्रकार देखें तो तत्व और यौगिक। ठीक है। तो तत्व तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन यौगिक जो होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। ठीक है। तो देखें तत्व क्या है, तो इसकी परिभाषा के रूप में हम देखें कि सरल पदार्थों में इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, बहुत सारे हैं। और अभी तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वह 118 है, जो आपको एग्ज़ाम में सीधे तौर पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। वर्गीकरण का जो आधार है इसे इस प्रकार से बांट सकते हैं तत्वों को, धातु, अधातु और उपधातु में इसे बांट सकते हैं।
सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने इस शब्द का प्रयोग किया था 1661 में, और एंटोनी लॉरेंस लेविस ने इसकी परिभाषा दी थी। तो ये तत्व के विषय में है। हम यौगिकों के विषय में देखें तो क्या है परिभाषा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 2 या अधिक तत्व जो है जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब यौगिकों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जल में क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मीथेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, चीनी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सभी क्या है, ये सभी यौगिक हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि यौगिक इसलिए भी है, अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है तो ये मिश्रण भी हो सकता है। लेकिन यौगिक किस प्रकार से है, यौगिक कहने में एक चीज़ होता है कि पहले ही कहा गया ये शुद्ध पदार्थ है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसे भौतिक विधियों द्वारा अलग हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि यौगिकों को भौतिक विधियों द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये तो था यौगिक के विषय में। और हमने क्या पढ़ा, शुद्ध पदार्थ के विषय में। अब देखते हैं हम लोग मिश्रण क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो तत्व या यौगिक असमान मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, असमान मात्रा में मिलते हैं, निश्चित अनुपात नहीं होता है, और अपने घटकों के गुणधर्म को ये दर्शाते हैं। ये समझने की बात है कि इसमें दिया है कि तत्वों या यौगिक असमान मात्रा मिलते हैं, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। ये तो आपने आप समझ गए कि, और दूसरा क्या है, अपने घटकों के गुणधर्म को ये दर्शाते हैं। आप ज़रा सोचें कि हमने शरबत बनाया, ठीक है, शरबत बनाया, उसमें नमक रखा, चीनी रखा, पानी रखा, तो एक यौगिक है जल, दूसरा भी यौगिक है नमक, और तीसरा चीनी। ये सभी 3 यौगिकों के मेल से आपने शरबत बनाया। और इस शरबत में आप देखेंगे कि जल का गुण भी प्रदर्शित होगा, नमक का गुण भी प्रदर्शित होगा, और क्या कहते हैं, चीनी का गुण, जो भी इसमें हमने अवयव मिलाए हैं उन सभी के गुण इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये है, तो इस प्रकार से शरबत को हम क्या कह सकते हैं, मिश्रण कह सकते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मिश्रण के उदाहरण हैं जो आप आगे पढ़ेंगे भी, जैसा कि नीचे भी दिया गया है। उदाहरण के रूप में देखें, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है। आपको पता होगा कि वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और बहुत सारे जो तत्व हैं और यौगिक, ये सब पाए जाते हैं। तो वायु भी एक मिश्रण है। चीनी और पानी का मिश्रण, जैसे कि शरबत हमने अभी बात किया, समुद्र का जल, खनिज मिट्टी, दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है, उसमें जल और वसा की मात्रा होती है। रक्त भी मिश्रण होता है, ताकि आपको पता है कि उसमें जल की मात्रा होती है, प्लाज्मा होता है, और RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह जितने भी रक्ताणु होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से रक्त भी एक प्रकार क्या है, मिश्रण है। अब हम लोग प्रकार को देखें, मिश्रण के प्रकार को देखें, तो मिश्रण के 2 प्रकार मान सकते हैं। एक तो समांगी, इसमें गलती से संगी लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विसमांगी, ठीक है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, समांग विलयन, ठीक है। तो समांग विलयन में क्या होता है कि समान संगठन, ठीक है, पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि जब वैसा मिश्रण जिसमें कि पूरी तरह से अवयव घुल मिल जाते हैं तो वह समांग मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, जल में चीनी, जल में नमक, कॉपर सल्फेट को जल में घोलना, जल तथा एल्कोहल का मिश्रण, ये सभी क्या है, ये सब उदाहरण है समांगी मिश्रण के, ठीक है। और विलयन के गुण देखें, विलयन भी क्या है, वो भी एक चूँकि मिश्रण है तो यह क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इसके कणों के आकार की बात करें तो 1 नैनोमीटर से इसका आकार क्या होता है, कम होता है। नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते हैं और छानने की विधि द्वारा हम लोग अलग इसे नहीं कर सकते हैं। स्थिर होता है, यानी कि अगर हम इसे मिला दें तो विलयन को मिला दें तो कण जो
माध्यम है, माध्यम क्या है समझ रहे हैं कि अब विलयन जब आप पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा कि माध्यम और एक माध्यम, विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कि एक प्रावस्था और दूसरा होता है माध्यम। जैसे अगर हम चीनी जल में मिलाते हैं तो जल माध्यम है और चीनी जो उसमें मिलाया जाता है वो एक प्रावस्था है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो जब हम मिलाएंगे तो उसके जो कण होंगे, जैसे चीनी और नमक, चीनी नमक और जल में मिलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि नमक चीनी जा कर के नीचे बैठ जाए। कुछ समय के बाद, कुछ माने अल्प समय के लिए वो क्या है कि हो सकता है कि पेंदी में बैठ जाए, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि वह पूरी तरह से जल में विलय हो जाएगी। अर्थात ये समांगी मिश्रण है। और ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं। अब टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव दिखाने वाले जो हैं वो कोलाइडी विलयन है। जैसे कि आप दूध देखिएगा, दूध एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। तो टिंडल प्रभाव क्या है? अगर कोई विलयन है, कोलाइडी विलयन मान के चले, अब उससे क्या है, एक हम प्रकाश की किरण जब गुजारेंगे और वह प्रकाश की किरण की दिशा स्पष्ट हो जाएगी। अब जैसे कि कांच का आप एक बर्तन लें, ठीक है, उसमें दूध भर दें और एक तरफ लेज़र बीम से उस दूध के एक तरफ प्रकाश जलाएं और प्रकाश को पार कराने के बाद एक आपको स्पष्ट मार्ग की तरह उसमें एक दिखाई देगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। आप जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि जब क्या होता था कि घर में छप्पर, जिनका वो खपरा का मकान होता था, तो जब प्रकाश की किरणें जब उस घर पर पड़ती थी तो प्रकाश की जो सुबह की किरण है वो स्पष्ट मार्ग बना लेती थी। और कब सुबह की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सुबह के समय सभी के घर में क्या होता था कि खाना बनता था और खाना बनाने के लिए धुआं मुक्त, तो उस समय चूल्हे का प्रबंध था नहीं, तो धुआं जो उठती थी, ठीक है, उस धुएं के सहारे जो है वो टिंडल प्रभाव स्पष्ट होता था। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आप समझ सकते हैं। सीधी बात है कि जब ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिससे प्रकाश गुजारने पर उसका मार्ग विजिबल होता है, मतलब दिखाई देता है, तो ऐसा प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। विलयन के भाग होते हैं, जैसा कि हमने अभी कहा कि विलयन में दो भाग होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय, ठीक है। जो माध्यम बोल रहे थे, अब ज़रा सोचें कि आप चीनी या नमक जल में मिला रहे हैं, तो जल जो हुआ वो एक माध्यम होगा, ठीक है, जो बड़ा भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको विलायक बोलेंगे। अगर उसमें चीनी या नमक डालते हैं तो नमक या चीनी जो मिलाए हैं अल्प मात्रा में, वह क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, ठीक है। तो ये विलयन के भाग हुए, ठीक है। अब हम लोग विलयन के उदाहरण देखते हैं, ठीक है, विलेय प्लस विलायक देखते हैं। तो ये देखें, जैसे द्रव प्लस ठोस, जैसे चीनी प्लस जल, ये विलयन है। द्रव प्लस द्रव, आयोडीन में अगर अल्कोहल मिलाएंगे तो ये द्रव प्लस द्रव का मिश्रण है। और इसको याद रखें, इसको टिंचर आयोडीन बोलते हैं। आयोडीन में अगर अल्कोहल मिला दिया जाए तो ये टिंचर आयोडीन की संज्ञा दी जाती है इसे। द्रव प्लस गैस, उसमें सोडा जल और कोक में कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होता है, ये जो मिश्रण है वो द्रव में गैस का मिश्रण है, ठीक है। गैस प्लस गैस, आप देखते हैं कि वायु जो है गैस प्लस गैस मिश्रण का उदाहरण है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे गैस जो है मिली होती हैं। ठोस प्लस ठोस का उदाहरण देखें तो कई मिश्र धातु हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मिश्र धातु आप जानते होंगे, जैसे कि उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। आप जब पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा मिश्र धातु और इसके अवयव पढ़े होंगे, तो मिश्र धातु में क्या है कि उसमें तत्वों के अवयवों की एक प्रतिशत होती है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि तांबा और उसमें जिंक दोनों आपस में मिले होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें कॉपर का जो भाग होता है वो 70% होता है और जिंक उसमें 30% होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं मिश्र धातु के। एक तालिका भी आप लूसेंट या अन्य या जो भी हम 10वीं कक्षा में पढ़ाएंगे मिश्र धातु,
तो उसमें एक सूची दी गई रहेगी, उसमें आप देख लीजिएगा, जिसमें ड्यूरेलुमिन होगा, सोल्डर है, कांसा है, ये सभी मिश्र धातुएं हैं। और मिश्र धातु जो है वह क्या है, वह भी एक विलयन का समांगी विलयन का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सभी जो आप उदाहरण अभी देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या देख रहे हैं, सभी समांगी मिश्रण के आप उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता देखें तो परिभाषा देखते हैं तो क्या होता है कि विलेय पदार्थ की मात्रा, हाँ, विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है, जितनी मात्रा विलेय पदार्थ की होगी उसकी सांद्रता कही जाएगी। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि विसरण की क्रिया के विषय में पढ़ा था कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति होती है। तो यही सांद्रता आज जो है आपको पता चलेगा कि आखिर सांद्र का मतलब क्या होता है। तो विलेय पदार्थ जो है उसकी मात्रा, ठीक है, ये विलयन की सांद्रता कही जाती है। एक होता है संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है कि देखिए, विलयन का आपको भाग पता है, विलयन में दो प्रकार के भाग अवयव होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक। अगर विलेय अधिकतम मात्रा उसमें घुली हो, ठीक है, संतृप्त का मतलब होता है, अब आप ऐसा समझ कि संतुष्ट, आप सामान्य भाषा में संतृप्त का मतलब संतुष्ट आप समझे कि जिसको अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि संतृप्त का मतलब है कि विलेय की और अधिक मात्रा आप नहीं मिला सकते हैं विलायक में, तो संतृप्त कहा जाएगा। और असंतृप्त का मतलब क्या हुआ कि विलेय की और अधिक मात्रा घुलाने की गुंजाइश है, तो असंतृप्त विलयन इसे कहेंगे। इसका सूत्र दिया गया है कि अगर ज्ञात करना हो किसी विलेय की सांद्रता अगर ज्ञात करनी हो तो विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। आप समझे, जैसे कि आप ज़रा सोचें कि मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, चूँकि बात हम लोग कर रहे हैं तो चूँकि स्क्रीन पर हम लिखने का ऐसा कुछ है नहीं, तो आप ज़रा समझें। ठीक है, और इसीलिए मैंने कलम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कलम का जब इस्तेमाल होता है तो लोग देखते हैं और नोट करते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ लाते नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो अगर आपको सांद्रता ज्ञात करनी हो तो सपोज एक हम विलयन का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 20 ग्राम कोई विलेय है। ठीक है, ध्यान दीजिए, विलयन में दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, तो विलेय जो होती है वो कम मात्रा में होती है और विलायक जो होता है वो माध्यम होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 20 ग्राम विलेय को, ध्यान दीजिए, 20 ग्राम विलेय को अगर हम 1 लीटर पानी में हम मिला दें, मान के चले 1 लीटर पानी में मिला दें, तो उसका क्या होगा, उसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सांद्रता क्या होगी, तो इसका ये है कि विलेय की मात्रा ऊपर जो 20 ग्राम आपने लिखा, अब बटा विलयन की मात्रा, विलयन की जितनी भी मात्रा है उसको नीचे लिख देंगे और गुना 100 कर देंगे, यह आएगा, यह सांद्रता इससे ज्ञात होगी। ठीक है, विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100, यह सूत्र है। तो हम लोगों ने अभी तक समांगी मिश्रण को पढ़ा। अब हम लोग आगे देखते हैं और विसमांगी मिश्रण को देखते हैं। तो विसमांगी मिश्रण जो है स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि असमान संगठन, यानी कि देखिए, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं मिश्रण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिश्रण में हमने कहा था कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में हमने विलयन पढ़ा, मिश्र धातु पढ़ा, और जो विसमांगी मिश्रण है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि विसमांगी क्या होते हैं। तो असमान संगठन, यानी कि उसमें जो प्रावस्था है, ठीक है, और जो माध्यम है, ठीक है, क्या बोले कि जो अवयव जो होते हैं वो 2 प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं। एक तो प्रावस्था, ठीक है, जैसे अगर विलेय विलायक जैसा होता है वैसे ही ठीक उसी तरह से, लेकिन चूँकि विलेय विलायक की जो कॉन्सेप्ट है वो विलयन के साथ है, इसीलिए इसे आप उसमें मिला नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, समझने के लिए ठीक है। एक तो क्या होता है कि एक परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, दोनों में एक असमान संगठन होता है। ठीक है, दोनों की मात्रा में असमान संगठन होता है। इसके प्रकार को देखें तो इसमें निलंबन और कोलाइड 2 प्रकार के विसमांगी मिश्रण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक निलंबन और दूसरा कोलाइड। ठीक है,
तो विलयन अलग है, ध्यान दीजिए, विलयन समांगी मिश्रण है, दूसरा है निलंबन और कोलाइड। ये निलंबन और कोलाइड ये विसमांगी मिश्रण होता है। तो निलंबन को पहले देखते हैं। तो निलंबन की परिभाषा क्या है कि विलेय जो है कण घुलते नहीं है बल्कि निलंबित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप विलयन में नमक को अगर हम पानी में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे तो पूरी तरह से मिल जाएगा, विलयन है, उसके जो भी कण होंगे एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इस प्रकार से वे विलयन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं निलंबन की। तो निलंबन में क्या देखेंगे आप कि विलेय के कण जो होते हैं वो घुलते नहीं है बल्कि क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। आप कीचड़ को देख लें, ठीक है, कुछ समय के बाद जो जल जो देखेंगे, जल ऊपर आ जाएगा और जो उसका जो भी भाग होगा, ठोस वाला भाग या अपद्रव्य जो भी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये चीज़ है। उदाहरण के तौर पर आप जल में धूल मिट्टी प्लस चीनी प्लस बालू, हाँ ये क्या है, ये निलंबन है। और रक्त भी, ठीक है, ये सभी क्या है, निलंबन के उदाहरण हैं। इसके गुणधर्म देखते हैं। देखिए गुणधर्म क्या है, ये शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये विसमांग मिश्रण है, ठीक है। कण को आँखों से देखा जा सकता है, इसमें हमने क्या मिलाया है, कणों को हम आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। शांत छोड़ देने पर कण नीचे बढ़ जाते हैं अस्थायी रूप से, फिर अगर उसे हिलाया डुला जाए तो फिर वह एक क्या होता है कि फिर वह मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से है। छानन विधि का प्रयोग करके हम इसे पृथक कर सकते हैं, माने इसके कणों को अलग किया जा सकता है छानन विधि द्वारा। और ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे मिश्रण हैं जो टिंडल प्रभाव दिखा सकते हैं, विलयन, निलंबन और कोलाइड। तो याद रखिए विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है, जैसा हमने अभी पढ़ा था। निलंबन में दिखाई देता है और कोलाइड में भी दिखाई देता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो टिंडल प्रभाव दिखाई देते हैं। और टिंडल प्रभाव क्या था, हमने पढ़ा कि जब प्रकाश का मार्ग अगर विजिबल हो तो वह प्रभाव वो क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगर विलयन में ऐसा अगर इस प्रकार का मिश्रण हो, ठीक है, इस प्रकार का मिश्रण हो जो प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर करे, तो ऐसा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि हाँ टिंडल प्रभाव, इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये तो हुआ गुणधर्म किसका, निलंबन का। अब हम लोग कोलाइड को देखते हैं, ठीक है। कोलाइड परिभाषा में क्या है कि देखिए, देखने में क्या है, वो समांगी दिखाई देंगे, देखने में समांगी होंगे लेकिन वास्तविक में क्या होंगे, विसमांगी। यहाँ एक उदाहरण जो दिया था निलंबन में, रक्त का उदाहरण, ठीक है। मुझे लगता है रक्त जो है वो कोलाइड में होना चाहिए, ठीक है। रक्त जो है वो कोलाइड का उदाहरण है। खैर देखेंगे फिर। तो देखने में क्या है, कोलाइड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि देखने में क्या होंगे, देखने में वे समांगी, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो विसमांगी होते हैं। जैसे दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है, दिखने में क्या लगेगा, दूध में पानी पूरा मिला हुआ है, तो ये समांगी दिखाई देते हैं। लेकिन वो क्या है, दूध और पानी का जो मिश्रण है वो क्या है, विसमांगी मिश्रण है। और ये कोलाइड का उदाहरण है, ठीक है। इसके गुणधर्म को देखें तो इसे याद रखने की आवश्यकता है कि ये क्या होता है, विसमांगी होता है। इसके कण जो है आँखों से नहीं दिखते हैं, ठीक है। ये विलयन की तरह इसके कण आँखों से दिखाई नहीं देंगे। लेकिन निलंबन के बारे में आपने क्या पढ़ा था, निलंबन के कण वो आँख से दिखाई देते हैं, ठीक है। टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। क्या आपने पढ़ा कि निलंबन भी टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है और जो कोलाइड है वो भी, उसमें भी टिंडल प्रभाव दिखाई देते हैं। शांत छोड़ने से कण जो है बैठते नहीं है बल्कि अस्थायी होते हैं, ठीक है। और इसको छानन विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, जैसा कि निलंबन को हम कर सकते थे, ठीक है। अब इसके घटक को हम देखें तो इसके दो घटक होते हैं। एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय की तरह, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो जैसा कि विलयन में विलेय होता है उसी तरह परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जो विलयन में जो विलायक है वह परिक्षेपण माध्यम यहाँ कोलाइड में है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे अब देखें कि कोलाइड के सामान्य उदाहरण, और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एरोसोल का उदाहरण है या कोहरा क्या है, सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे। तो याद रखें एरोसोल, ठीक है। एरोसोल अगर गैस में द्रव मिला हो या गैस में ठोस मिला हो, ठीक है, तो दोनों स्थिति में यह एरोसोल कहा जाएगा, ठीक है। याद रखें, गैस में द्रव मिला हो या गैस में ठोस मिला हो, दोनों स्थिति में यह एरोसोल कहा जाएगा। और इसका उदाहरण देखें, द्रव में गैस का उदाहरण देखें तो कोहरा और बादल। अब जैसे देखिए बादल में क्या देखते हैं, बादल टंगा होता है, मान लेते हैं गैस ऊपर है और उसमें बूंदे जो होती है, द्रव जो होती है उसमें अटकी होती है। तो ये कोहरा भी कुछ इसी तरह का है। तो कोहरा और बादल क्या है, यह एरोसोल का उदाहरण है। और इसमें परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव और गैस है। इसी प्रकार से ठोस और गैस देखें तो गैस में अब देखिए धुआं क्या होता है, उसमें जल के कण तो नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ अपद्रव्यों के कण होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, वो गैस के साथ मिले होते हैं। तो ये धुआं जो है ये एरोसोल का उदाहरण है और ये ठोस में गैस वाला एरोसोल है, ठीक है। अब देखें द्रव में अगर हम गैस देखें तो शेविंग क्रीम ये फोम कहलाता है। वही द्रव में अगर द्रव मिला हो तो यह क्या कहलाएगा, इमल्सन कहा जाएगा, ठीक है। द्रव में गैस प्लस द्रव मिलके फोम और द्रव प्लस द्रव मिलके इमल्सन होता है। दूध, फेस क्रीम इसके उदाहरण हैं, ठीक है। सोल में देखें, सोल में क्या है कि ठोस में अगर द्रव मिला हो, ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, सोल कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसके उदाहरण है। फोम क्या होता है, ठीक है, फोम है कि गैस प्लस ठोस, ठीक है। फोम में क्या होता है, ठोस होता है एक माध्यम, परिक्षेपण माध्यम होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है, गैस। अब जैसे देखिए रबर क्या है, आपको क्या दिखाई देता है, रबर का अधिकांश भाग ठोस ही दिखाई देता है क्योंकि वो माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम है और उसके भीतर में क्या होता है, वो गैसें भरी होती है। तो ठोस में अगर गैस भरा हो तो यह फोम का उदाहरण है। ये रबर और स्पंज इसका उदाहरण है, ठीक है। जेल क्या है, तो ठोस में द्रव होता है, ठोस में द्रव भरा होता है, इसे जेल कहा जाता है। जैसे जेली को देख ले, जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सभी क्या है, जेल के उदाहरण है। और ठोस प्लस ठोस जो है दोनों यानी कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों अगर क्या हो, ठोस हो, तो ये ठोस सोल कैटेगरी में कहा जाता है। और इसका उदाहरण दिए गए हैं रंगीन रत्न पत्थर, ठीक है। और माफ़ कीजिए वहाँ पर हमने रक्त के बारे में कहा, तो रक्त निलंबन का ही उदाहरण है, तो उसको मैं सुधार रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। कोलाइड के सामान्य उदाहरण हो गया। अब है निलंबन कोलाइड पढ़ने के बाद तो हम लोगों ने सभी चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद समांगी विसमांगी को भी पढ़ा। अब क्या है, हम लोग देखते हैं कि मिश्रण के घटकों को हम अलग कैसे करेंगे। देखिए विसमांगी मिश्रण साधारण भौतिक क्रिया से अलग हो जाते हैं, ठीक है। कुछ विशेष तकनीकें आवश्यक है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी तकनीकें जो है पृथक्करण करने में सहायता करती है, तो ये पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी इसे देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला है यहाँ पर वाष्पीकरण। ये क्या है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो इस क्रिया द्वारा स्याही से डाई को अलग करना, जैसे जल प्लस रंग इसका मिश्रण, इसको अलग करने से हम कर सकते हैं। और दूसरा है चीनी नमक के पानी से अलग करना, इसको भी वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। अपकेंद्रण का मतलब क्या होता है, इसे क्या करते हैं और ये किस थ्योरी पर काम करता है। देखिए जैसे कि है भारी कण नीचे बैठते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने में इस अपकेंद्रीकरण की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रक्त जांच प्रयोगशाला में रक्त से कोशिकाओं को अलग करना, ठीक है। इसका उपयोग होता है कपड़े धोने की मशीन में गीले कपड़ों से पानी को निचोड़ना। ये सभी क्या होती है, अपकेंद्रण विधि द्वारा ये सब कार्य होता है।
पृथककारी कीप का इस्तेमाल होता है। तो ये पृथककारी कीप की सहायता से हम कौन कौन से मिश्रण को अलग करते हैं, तो जैसे दो अघुलनशील द्रवों को अलग करना, ये कीप द्वारा होता है। जैसे केरोसिन और जल को अगर मिश्रण है, ठीक है, सबसे पहली बात तो मिलेगा नहीं, जल जो है वो नीचे बैठा रहेगा और केरोसिन जो है ऊपर रहेगा। अब क्या करें, पृथककारी कीप की सहायता से हम क्या करेंगे, एक अलग से बर्तन लेंगे और दूसरे बर्तन से उसे दूसरे में उड़ेल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वह अलग हो जाएगा। तो इस तरह से पृथककारी कीप का उपयोग करके हम लोग इसे अलग करते हैं, दो अघुलनशील द्रव्यों को अलग करते हैं। यह जो है घनत्व के अनुसार परतें बनाते हैं। उपयोग क्या है कि धातु शोध में पिघले जो लोहे से धातु मल को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, आप जानते होंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि इसमें क्या है, ठोस से सीधे गैस में बदलना। पिछले अध्याय में आपने देखा कि ठोस से सीधे गैस में बदलना और गैस को सीधे ठोस में बदलना, यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसका उपयोग क्या है कि अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ऊर्ध्वपातन का। एक है क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो इसका उपयोग क्या होता है कि काली स्याही से विभिन्न रंगों को पृथक किया जाता है। सिद्धांत की बात करें तो विलायक में घुलनशीलता के आधार पर हम लोग इसे अलग करते हैं। और अनुप्रयोग क्या है कि डाई में रंगों को अलग करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को हटाना, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना, ये सभी क्या है, ये सभी क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब हम लोग देखते हैं आसवन, ठीक है। तो आसवन क्या है, डिस्टिलेशन क्या है, तो इसका उपयोग क्या होता है, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने में इसका इस्तेमाल होता है। शर्त क्या है कि क्वथनांक में अधिक अंतराल होने चाहिए, ये भी बात है। अगर दो ऐसे घुलनशील द्रव्य हैं जिनके क्वथनांक में काफ़ी अंतर है, ठीक है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए एसीटोन और जल, एसीटोन का क्वथनांक क्या है, एकदम कम है, और जल का क्वथनांक ज़्यादा है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अंतर होने के कारण क्या है, ये 25K का मतलब 25 केल्विन, ठीक है, 25 केल्विन का कम से कम अंतर होना चाहिए, वो बताया गया है, ठीक है। ये आसवन विधि है। प्रभाजी आसवन देखें, प्रभाजी आसवन ये क्या है तो दो घुलनशील द्रवों को पृथक करना, इसका उपयोग किया जाता है। शर्त है कि 25 केल्विन से कम का अंतर होना चाहिए। इसमें प्रभाजी स्तंभों का उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोग की बात की जाए तो वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने की यह विधि है। याद रखें, जो प्रभाजी आसवन है वो उससे क्या होता है कि वायु से विभिन्न गैसों को पृथक इससे किया जा सकता है। और जो पेट्रोलियम उत्पाद हम लोग जो प्राप्त करते हैं, उस पेट्रोलियम उत्पाद में जैसे एक ही चीज़ से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, एस्फाल्ट, मोम सभी प्राप्त होते हैं, तो फिर इन प्राकृतिक गैसों को क्या होता है ना कि ये इसके विभिन्न जो घटक होते हैं उसमें सभी के क्या होते हैं कि क्वथनांक में अंतर होता है, ठीक है, क्वथनांक में अंतर होता है। और इन क्वथनांकों में अंतर होने के कारण इससे हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो याद रखें कि वायु से विभिन्न गैसों को अलग करना और प्राकृतिक गैसों से इसके विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि की सहायता ली जाती है, ठीक है। क्रिस्टलीकरण देखें, क्रिस्टलीकरण क्या है, तो इसका उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है। सिद्धांत क्या है कि शुद्ध ठोस को क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक करना, उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करना, और ये भी है अशुद्ध फिटकिरी को शुद्ध करना, ये सभी क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होते हैं। एक तो समुद्री जल से नमक प्राप्त करना और दूसरा है अशुद्ध फिटकिरी को शुद्ध करना, ये क्रिस्टलीकरण द्वारा किया जाता है। और एक है जल का शुद्धिकरण, ये कैसे किया जाता है, तो जल भंडार में होता है ये तलछट टैंक यानी सेडिमेंटेशन, जो ठोस अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाती है। फिर भारण टैंक होता है, उसमें क्या होता है, निलंबित अशुद्धियाँ जमा हो जाती है जैसे फिटकिरी वगैरह। छानन टैंक, इसमें क्या होता है कि बजरी, रेत के परतों से छानना, और क्लोरीकरण का मतलब होता है क्लोरीन से जीवाणु को मारना। ये शुद्धिकरण की, जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें सब टैंक लगा होता है, एक सेडिमेंटेशन होता है, दूसरा लोडिंग होता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है, फिर क्लोरीकरण होता है। ये जल को शुद्धिकरण की तकनीक है।
तो ये सभी तकनीक है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि पृथक्करण की तकनीकें हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये क्या है और इसमें क्या अंतर है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो क्या होता है कि नया रसायन नहीं बनता है। आप समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या हुआ। जैसे आप बताइए कि अगर हम शरबत बनाए, नमक में जल मिला दिए, तो क्या इसमें कुछ नया पदार्थ बना? नहीं बना। शरबत बना लेकिन नया पदार्थ नहीं बना, क्योंकि उस शरबत में नमक का भी गुण होगा, चीनी का भी गुण होगा। ठीक है, तो इसमें नया रसायन नहीं बनता है। भौतिक गुणों जैसे कि रंग, कठोरता, घनत्व, ये इन सभी में बदलाव हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे पेड़ काटना, मक्खन का पिघलना, जल का वाष्प बदलना, क्या कि वाष्प को फिर से आप जल में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि उसको क्या है ना कि नया पदार्थ बनता नहीं है और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो भी चीज़ है। ये सभी है। और जैसे कि जल में नमक का घोलना, ये सभी क्या है कि भौतिक परिवर्तन है। और क्या होता है कि अवस्था का रूपांतरण क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब जैसे कोई पदार्थ ठोस से द्रव में गया, द्रव से गैस में गया, ठीक है, तो ये सभी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अवस्था में ही तो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन उसमें क्या है, नया पदार्थ नहीं बना। रासायनिक परिवर्तन को देखें तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है, नया रसायन बनता है। ठीक है, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में बदलाव होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम का जलना, अलमारी में जंग लगना, लकड़ी का जलना। ठीक है, तो ये सभी है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं। अब दूध से दही का जमना, ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और बहुत सारे उदाहरण जिसमें कि क्या है कि आप पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और इसमें क्या होता है कि तापमान में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे कि चूने को, जो अगर कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है, कली चूना, अब उसको जल में मिलाइएगा, ये कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जब चूने को जल में मिलाइएगा तो टेम्परेचर में परिवर्तन होगा और जो चूना, कली चूना था, अब वो बुझा हुआ चूना हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो यही इसी तरह की बातें हैं जो हमें रासायनिक परिवर्तन को समझने में मदद करती है। तो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को हम लोगों ने देखा। अंतर आप स्पष्ट कर पाइएगा कि वैसा परिवर्तन जिसको पुनः हम प्राप्त कर पाते हैं वह भौतिक परिवर्तन है और हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो यह रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में न टेम्परेचर में बदलाव होता है और किसी प्रकार के रासायनिक घटनाएं नहीं होती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा हो सकता है, वो चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं अंतिम, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। ठीक है, मिश्रण हम लोगों ने देखा, हमने तत्वों को पढ़ा, यौगिक को पढ़ा, मिश्रण को पढ़ा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, तत्व किसे कहते हैं? तत्व शुद्धतम पदार्थ है। ठीक है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वह क्या बनता है? यौगिक बनता है। और मिश्रण क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो ये है आपका मिश्रण। तो अब हम देखते हैं कि मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है। मिश्रण तो तत्व यौगिक केवल मिलते हैं, नया यौगिक नहीं बनता है। संगठन क्या होता है? परिवर्तनशील है। उपस्थिति जो उपस्थित घटक के गुणधर्म को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधि से हम अलग कर सकते हैं। ये किसकी बात हो रही है? याद रखें, मिश्रण की बात हो रही है। देखिए, मिश्रण क्या है कि तत्व यौगिक, ठीक है, तत्व यौगिक केवल मिलते हैं, नया यौगिक नहीं बनता है। ठीक है, इसमें जैसे मिश्रण में आप देखें कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिला देंगे, किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। ठीक है, तो ये तत्व यौगिक मिला देने से बनता है, लेकिन कोई नया चीज़ नहीं बनता है। ठीक है, इसमें जो संगठन होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील का मतलब होता है ये परिवर्तित होते रहते हैं। उपस्थिति जो घटक होते हैं गुणधर्म को दिखलाता है। अगर जैसे सपोज मैंने मिश्र धातु लिया, एक जैसे पीतल ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, पीतल ही ले लेते हैं, तो पीतल मिश्र धातु है तांबा और जिंक का। आप उसमें पाएंगे कि तांबे का गुण उसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मिश्रण होते हैं उनमें जो घटक होते हैं वो उनके गुणधर्म को दिखलाते हैं। ठीक है, घटकों को भौतिक विधि से अलग भी किया जा सकता है, वो भी चीज़ है।
जो पृथक्करण करने की जो आप तकनीक देखें वो मिश्रण के लिए है, यौगिक के लिए फिर अलग कहानी है। यौगिक को देखें तो इसमें क्या होता है कि निश्चित अनुपात में मिलकर नया यौगिक बनता है। नाम से स्पष्ट है, जब दो या तो दो से अधिक तत्व मिल करके एक नया पदार्थ ही बनाते हैं उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, संगठन जो होते हैं इसके सदैव अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी नहीं कि कभी बदल करके ये हो गया कभी वो हो गया, ऐसा नहीं है। वो अस्थायी बदलाव होता है, नया गुणधर्म होता है और मूल घटकों से इसका गुण अलग होता है। जैसे सपोज हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन में अगर जलाएंगे तो क्या बनता है, जल बनता है। और जल का गुण, हाइड्रोजन का गुण और ऑक्सीजन का गुण तीनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं और इस भौतिक विधि से हम अलग नहीं कर सकते हैं। रासायनिक विधि या वैद्युत रासायनिक विधि से यह संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मिश्रण और यौगिक के बारे में पढ़ा, इसके अंतरों को भी देखा। तो इस प्रकार से हमने यह अध्याय पूरा किया है। आशा है कि इससे जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं उसे हम लोगों ने पूरा किया। और तो ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।